नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल द ड्रीम ऑफ फ्यूचर में। दोस्तों, पिछली क्लास में हमने प्रत्यय पढ़ लिया था। आज हम पढ़ेंगे रस। तो देखते हैं दोस्तों, रस क्या होता है। संस्कृत में रस शब्द की उत्पत्ति रसस्यते रसो इतिशा के रूप में की गई है, जिसका अर्थ होता है कि आस्वादन, जिसका आस्वादन किया जाए वही रस होता है। क्या होता है दोस्तों? जिसका आस्वादन किया जाए वही रस होता है। अब दोस्तों, ये आस्वादन क्या होता है? इसका अर्थ होता है जिसका स्वाद, जिसका आनंद हम लेते हैं, वो होता है आस्वादन। इसकी परिभाषा देखते हैं दोस्तों। परिभाषा है इसकी, साहित्य में काव्य को पढ़ते लिखते या उस पर आधारित अभिनय को देखने से जो आनंद की अनुभूति होती है वही रस कहलाता है। क्या होता है दोस्तों? साहित्य में काव्य होता है और उस काव्य को या तो हम पढ़ रहे हैं या लिख रहे हैं, या उस काव्य पर आधारित कोई अभिनय चल रहा है या कोई फिल्म बनी हो, उसको उस पर आधारित अभिनय को देखने से जो आनंद की अनुभूति होती है, जो आनंद हमको प्राप्त होता है, वही क्या कहलाता है दोस्तों? रस कहलाता है। एक बार देखते हैं डेफिनेशन क्या है काव्य की, सॉरी रस की। साहित्य में काव्य को पढ़ते लिखते या उस पर आधारित अभिनय को देखने से जिस आनंद की हमको अनुभूति होती है वही क्या होता है दोस्तों? रस कहलाता है। ठीक है, अब हम देखेंगे रस की सर्वप्रथम व्याख्या किसने की, या रस किसने माने, किसने इनका प्रतिपादित किया आदि। ठीक है दोस्तों, देखेंगे। सर्वप्रथम भरत मुनि ने अपने नाट्यशास्त्र, इनकी पुस्तक थी, इसमें उन्होंने रस के स्वरूप को विभावानुभाव व्यभिचारी संयोगा प्रश्निष्पत्ति नामक सूत्र से स्पष्ट किया है। क्या हो दोस्तों? कौन सा सूत्र है? तो सूत्र ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये याद रखना है, क्योंकि ये बहुत सारे एग्जाम में पूछा गया है कि ये सूत्र है विभावानुभाव व्यभिचारी संयोगा दृश्य निष्पत्ति। ये जो सूत्र है ये किसने प्रतिपादित किया? तो दोस्तों, ये किया है भरत मुनि ने। किसने? भरत मुनि ने। उनकी द्वारा लिखी गई पुस्तक कौन सी थी? इनका नाट्यशास्त्र कौन सा था? वो नाट्यशास्त्र ही था। ठीक है, अब देखते हैं दोस्तों, एक फैक्ट है कि काव्य में रस का वही स्थान है जो शरीर में आत्मा का। क्या है दोस्तों? काव्य में रस का कौन सा स्थान है? वही स्थान है जो शरीर में किसका है? आत्मा का। अर्थात रस क्या है? काव्य की आत्मा। क्या है दोस्तों? रस काव्य की क्या है? आत्मा है। ठीक है, अब हम देखेंगे रस के मुख्य अंग कौन कौन से होते हैं। दोस्तों, रस के 4 मुख्य अंग होते हैं। कौन कौन से? वो है, पहला है स्थायी भाव। कौन सा दोस्तों? स्थायी भाव, विभाव, अनुभव और संचारी भाव। विभाव कितने प्रकार के होते हैं दोस्तों? ये 9 प्रकार के होते हैं। कौन कौन? इसकी मेन बात क्या होती है, इसमें कौन सी वो बात है जो इसको स्थायी भाव बनाती है? तो वो है दोस्तों, मूल रूप से विद्यमान रहते हैं। कौन? स्थायी भाव। दोस्तों, स्थायी भाव क्या होते हैं? मूल रूप से विद्यमान रहते हैं। ठीक है, अब देखेंगे हम विभाव। विभाव क्या होता है? ये 2 प्रकार के होते हैं दोस्तों। कौन कौन से? ये होते हैं आलंबन विभाव और उद्दीपन विभाव। व्यक्ति, वस्तु या परिस्थिति स्थायी भाव को उद्दीप्त करती है, यानी कि उत्पन्न करती है, वो विभाव कहलाते हैं। क्या होता है? यदि कोई व्यक्ति है या कोई वस्तु है या कोई ऐसी परिस्थिति है जिसमें स्थायी भाव जागृत होते हैं, क्या होता है? स्थायी भाव जागृत होते हैं या उद्दीप्त होते हैं, वो क्या कहलाता है दोस्तों? वो विभाव कहलाता है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। अगर आपको किसी भी डेफिनेशन या किसी के भी एग्जाम्पल में कोई भी डाउट हो तो आपको हमसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं दोस्तों। अब हम देखेंगे अनुभव। अनुभव क्या होता है दोस्तों? आलंबन और उद्दीपन के द्वारा आश्रय में जो चेष्टाएं होती है वो अनुभव कहलाते हैं। अब आश्रय क्या है दोस्तों? ये आश्रय वही है जिसको देखकर नायक या नायिका के मन में कोई भी भाव उत्पन्न होता है। ठीक है,
वो आश्रय होता है। क्या होता है दोस्तों, किसी भी वस्तु को देखकर नायक या नायिका के मन में जो भाव पैदा हुआ, जिसके मन में कोई भी भाव पैदा हुआ, वो आश्रय आलंबन होता है। ठीक है दोस्तों। और उद्दीपन आलंबन क्या होता है? उद्दीपन आलंबन, जिस वस्तु को देखकर मन में कोई भी भाव उत्पन्न होता है, वो उद्दीपन होता है। ठीक है। अब देखेंगे हम संचारी भाव क्या होता है दोस्तों। संचारी भाव आश्रय के मन में उत्पन्न होने वाले अस्थिर मनोविकारों को संचारी भाव कहते हैं। क्या होता है दोस्तों? संचारी भाव देखेंगे, इनकी संख्या 33 होती है। कौन कौन? क्या होता है दोस्तों? आश्रय के मन में उत्पन्न होने वाले अस्थिर को कैसे? अस्थिर मनोविकार, अस्थिर मनोविकारों को संचारी भाव कहते हैं। मतलब ये स्थायी नहीं रहते हैं, आते जाते रहते हैं। जैसे हम किसी भी सुनसान सड़क पर जा रहे हैं, वहाँ हमको किसी भी साय का आभास हुआ, उससे मन में थोड़ी देर के लिए भय उत्पन्न हुआ। अब दोस्तों भय हमेशा मन में रहेगा नहीं, जैसे ही वो परिस्थिति, वो स्थिति खत्म होगी, हमारे मन से भय निकल जाएगा। तो वो कैसा विकार था दोस्तों? कैसा मनोविकार था? अस्थिर। ठीक है। अब दोस्तों हम देखेंगे अनुभव की संख्या कितनी होती है? 4। कौन कौन से है वो है दोस्तों कायिक, मानसिक, आहार और सात्विक। दोस्तों सात्विक जो अनुभव है ये भी 8 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से ये है? स्तंभ, स्वेद, रोमांच, स्वरभंग, कंप, विवर्णता यानी कि रंग भेद जिसको बोलते हैं, अक्षु यानी कि आंसू और प्रलय। ये सभी क्या है दोस्तों? ये सात्विक अनुभव है। दोस्तों अब इसको थोड़ा डिटेल में देखने की कोशिश करते हैं। दोस्तों हम देखेंगे रस के प्रमुख अंग, उसमें है स्थायी भाव। स्थायी भाव का अर्थ होता है दोस्तों प्रधान भाव। क्या होता है? प्रधान भाव। स्थायी भाव को हम प्रधान भाव भी कहते हैं। अब दोस्तों कुछ तथ्य प्रधान भाव से रिलेटेड या स्थायी भाव से, जो इनको देखने की हमको एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा नीड है। तो देखते हैं। प्रधान भाव वही हो सकता है जो रस की अवस्था तक पहुंचता है, अर्थात वह स्थायी भाव जो रस की अवस्था तक पहुंचता हो वो प्रधान भाव या स्थायी भाव कहलाता है। ठीक है दोस्तों। देखेंगे सेकंड तथ्य इसका पॉइंट है काव्य और नाटक में। किसमें दोस्तों? ध्यान से सुनना। किसी भी काव्य या किसी भी नाटक में एक स्थायी भाव शुरू से आखिर तक विद्यमान जरूर रहता है। जैसे आपने कोई नाटक देख रहे हैं तो उसमें अगर हास्य पद नाटक है तो दोस्तों उसमें हास्य रस जो होता है या हास्य भाव जो होता है वो शुरू से लेकर आखिरी तक विद्यमान रहता है। ठीक है दोस्तों। देखेंगे स्थायी भाव ही रस का आधार है। दोस्तों ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि रस का आधार क्या माना गया है। तो दोस्तों वो आपको बताना है कि स्थायी भाव ही रस का आधार होते हैं। दोस्तों हम देखेंगे स्थायी भावों की संख्या कितनी होती है और रसों की संख्या कितनी होती है। तो दोस्तों स्थायी भाव की संख्या होती है 9। कितनी दोस्तों? 9। और रसों की संख्या भी कितनी है? 9। दोस्तों इसमें बोला गया है कि स्थायी भाव कौन कौन से हैं। तो वो है रति, हास, क्रोध, भय, जुगुप्सा जिसको घृणा भी कहते हैं, उत्साह, करुणा, विस्मय, निर्वेद। और रसों की संख्या है 9 दोस्तों। वो है श्रृंगार, हास्य, रौद्र, भयानक, विभत्स, वीर, करुणा, अद्भुत और शांत। ठीक है दोस्तों। दोस्तों हम देखेंगे विभाव जो हमने थोड़ी देर पहले देखा था वो शॉर्ट में देखा था, अभी हम इनको डिटेल में देखेंगे। ठीक है। इनके एग्जाम्पल भी हम देखेंगे। दोस्तों स्थायी भावों के उद्बोधक कारक को विभाव कहते हैं। किसे कहते हैं दोस्तों? विभाव। तो दोस्तों विभाव कहते हैं स्थायी भावों के उद्बोधक कारण को, अर्थात इसका मतलब यह है कि स्थायी भाव को जो जागृत करता है, जिसके माध्यम से स्थायी भाव मन में जागृत होते हैं, वो उद्बोधक क्या कहलाते हैं? विभाव कहलाते हैं। ठीक है दोस्तों। उन उद्बोधक कारक को क्या कहते हैं? विभाव कहते हैं। दोस्तों विभाव 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? आलंबन विभाव और उद्दीपन विभाव। अब हम
आगे देखेंगे आलम्बन विभाव और उद्दीपन विभाव को डिटेल में। आलम्बन विभाव देखेंगे दोस्तों क्या होता है, जिसका सहारा पाकर या आलम्बन के द्वारा स्थायी भाव जागृत होते हैं, आलम्बन विभाव कहलाता है। क्या होता है दोस्तों, आलम्बन विभाव क्या होता है कि जिसका सहारा पाकर या आलम्बन पाकर स्थायी भाव जागृत होते हैं, उसे आलम्बन विभाव कहते हैं। ठीक है दोस्तों, जैसे नायक नायिका, ये क्या है दोस्तों, आलम्बन विभाव का सबसे अच्छा उदाहरण है। इसमें नायक को नायिका को देखकर नायक के मन में कोई भाव जागृत हो रहा है तो क्या होता है दोस्तों, आलम्बन विभाव। आलम्बन विभाव दो प्रकार के होते हैं दोस्तों, वो है एक आश्रय आलम्बन और दूसरा है विषय आलम्बन। कितने प्रकार के होते हैं आलम्बन विभाव? दो प्रकार का होता है। कौन कौन सा? आश्रय आलम्बन और विषय आलम्बन। आश्रय आलम्बन क्या होता है दोस्तों, जिसके मन में भाव जगे वो होता है आश्रय आलम्बन। जैसे इसका एग्जांपल लिख दूं मैं यहाँ पर, नायक। क्या दोस्तों, नायक। और जिसके प्रति है, जिसके कारण भाव मन में जागृत होते हैं वो होता है विषय आलम्बन। जैसे नायिका, क्या होता है दोस्तों, नायिका। ठीक है। क्या होता है उद्दीपन विभाव? जिन वस्तुओं या परिस्थितियों को देखकर स्थायी भाव उद्दीप्त होने लगते हैं या उद्दीप्त होते हैं, उनको उद्दीपन विभाव कहते हैं। क्या होता है दोस्तों, जिन वस्तुओं या परिस्थितियों को देखकर स्थायी भाव उत्पन्न होते हैं या उद्दीप्त होते हैं, क्या कहलाते हैं, उद्दीपन विभाव। क्या होता है दोस्तों, डेफिनेशन एक बार देखें, जिन वस्तुओं या परिस्थितियों को देखकर स्थायी भाव उद्दीप्त होते हैं, क्या कहलाता है, उद्दीपन विभाव कहलाता है। अब देखेंगे हम दोस्तों अनुभव क्या होता है। ठीक है। मनोगत भाव को व्यक्त करने वाले शरीर विकार अनुभव कहलाते हैं। अर्थात मन में कोई भी भाव उत्पन्न हुआ और उस भाव को शरीर के किसी भी अंग द्वारा या अंदर उत्पन्न हुआ है शरीर के भाव, उसको बाहर व्यक्त करने के लिए जो भी शरीर विकार होता है उसको अनुभव कहते हैं। ठीक है। जैसे कायिक अनुभव। अब दोस्तों मन में कोई भी हमको दुख हुआ किसी प्रकार का तो हमको क्या होगी, दोस्तों कायिक क्या होता है, कायिक या व्यभिचारी भाव, जो अपने शरीर का कोई अंग उसको उस भाव को बाहर व्यक्त करता है। ठीक है। वाचिक कहकर किसी भी भाव को बाहर प्रकट करना, सात्विक और आहार, इस प्रकार ये क्या है, अनुभव। ठीक है। अब हम देखेंगे दोस्तों संचारी भाव। ठीक है। क्या होता है संचारी भाव? मन में संचरण करने या आने जाने वाले भावों को संचारी भाव कहते हैं। क्या होता है दोस्तों, मन में संचरण या विचरण करने या आने जाने वाले जो भाव होते हैं उनको संचारी भाव कहते हैं। दोस्तों संचारी भाव की संख्या हमने देखा है 33 होती है। कौन कौन सी है? वो है दोस्तों हर्ष, कौन सी, हर्ष, विषाद, भय, लज्जा, ग्लानि, चिंता, शंका, असूया। दोस्तों असूया का मतलब होता है किसी सुखी इंसान को देखकर किसी के मन में दुख उत्पन्न होना कि ये सुखी क्यों है, उसको बोलते हैं दोस्तों असूया। अमर्ष, मोह और गर्व, उत्सुकता, उग्रता, चपलता, दीनता, जड़ता, आवेग, निर्वेग और धृति, मति, वितर्क, विबोध, श्रम, आलस्य, निद्रा, स्वप्न और स्मृति, मद, उन्माद, अहिता, अपस्मार, व्याधि और मरण। दोस्तों ये 33 टाइप की क्या होती है, संचारी भाव। ठीक है दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे रस बहुत डिटेल में। ठीक है दोस्तों, अगर आपको इसमें किसी भी चीज में डाउट है तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं और क्लियर कर सकते हैं। दोस्तों अगर आप
आपको आज का वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें तथा हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।